वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेनमार्क के विषय में। समझेंगे कि डेनमार्क कृत्रिम द्वीप अर्थात आर्टिफिशियल आइलैंड क्यों बना रहा है, और इसके अलावा हम डेनमार्क के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। थोड़ा मैप का सहारा लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको डेनमार्क दिखाया गया है। जर्मनी से नॉर्थ में देखेंगे तो पूरा जो क्षेत्र है यह है आपका डेनमार्क का। और डेनमार्क के अगर पूर्व में देखेंगे तो आपको एक देश लिखा दिखाई देगा जिसका नाम है स्वीडन। छोटा वाला जो मैप आप देख रहे हैं उसको अगर देखेंगे तो इसमें देखिए जर्मनी से ऊपर डेनमार्क और उसके पश्चिम में देखेंगे तो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम लिखा दिखाई देगा। नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्वे और स्वीडन दिखाई देंगे। ये जो मैप है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी चीजों का जिक्र आगे आएगा। इसके अलावा ये जो मैप है इसको भी देख लीजिए। डेनमार्क को देखिए और इसके दक्षिण पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ सी लिखा दिखाई देगा, उत्तरी सागर लिखा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप यह जो पूरा डेनमार्क है इस डेनमार्क के एकदम पूर्व में आएंगे तो आपको बाल्टिक सी लिखा दिखाई देगा। बाल्टिक सी को देखने के लिए आप यहां पर देखिए ये जो कोपेनहेगन है ना, कोपेनहेगन जो आपको 1 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है, इसके पूर्व में ये जो सागरी क्षेत्र है यही है बाल्टिक सी। अब आप इसमें इसको देख सकते हैं। कोपेनहेगन का भी जिक्र बार बार आएगा इसलिए इसकी लोकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपको पता है कि द्वीप अर्थात आइलैंड क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके चारों ओर क्या होता है, जल का विस्तार होता है। ये आर्टिफिशियल हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः द्वीप जो होते हैं जिनको हम सामान्यतः जानते हैं वह प्राकृतिक द्वीप ही होते हैं। लेकिन इस समय धरती पर सैकड़ों ऐसे द्वीप हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं। जैसे जैसे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए आवास की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, द्वीपों का निर्माण बढ़ता जा रहा है, अर्थात आर्टिफिशियल जो द्वीप हैं उनका निर्माण बढ़ रहा है। इसके अलावा सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए अर्थात जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें मिलिट्री बेस बनाने के लिए, अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल जो आइलैंड है उनका निर्माण किया जा रहा है। इस सबसे ज्यादा किया जाता है इस समय चाइना के द्वारा और उसके बाद यूएसए के द्वारा। अर्थात दोनों देश क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में उन्होंने जो मिलिट्री बेस है वो किस पे बना रखे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना रखे हैं। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इनका निर्माण किया जाता है, जैसा कि संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिनके पास जो है कि अगर जो भी सागरी क्षेत्र है उसमें क्या किया है, उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर वहां पर रेस्टोरेंट बनाए हैं, होटल्स वगैरह बनाए हैं और वहां पर जो टूरिज्म का एक पूरा हब है वो काफी विकसित हुआ है। और आपको पता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप है उसके रूप में जाना जाता है संयुक्त अरब अमीरात का, दुबई के तट पर बना है। यहाँ पर कई द्वीप हैं जिसमें पाम जुमेराह, पाम जेबल अली, डीरा द्वीप और द वर्ल्ड आइलैंड प्रमुख हैं और इनका निर्माण वर्ष 2001 से किया जा रहा है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो है कि चीन क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड अर्थात कृत्रिम द्वीप का निर्माण तेजी से कर रहा है। जो कृत्रिम द्वीप है ये क्या है, मानव निर्मित द्वीप है, इनका निर्माण क्या कराया जा रहा है, चीन के द्वारा तेजी से किया जा रहा है। चीन के पास तियानकुनहाओ नाम का एक पोत है जो कि अगर जो आर्टिफिशियल आइलैंड के निर्माण की गति को बढ़ा देता है और इसके द्वारा बड़ी तेजी से क्या होता है, खुदाई होती है, मिट्टी का निर्माण, मिट्टी को निकाला जाता है और उसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर आइलैंड बनाए जाते हैं। चीन ने भारत को घेरने के लिए मालदीव में ऐसा ही आइलैंड बना रखा है, दक्षिणी चीन सागर में उसने बना रखा है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में अनेक वो जो है कि आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर चुका है। भारत के पास अगर तो देखा जाए तो कृत्रिम जो आइलैंड है कई है, लेकिन उसमें जो 2 महत्वपूर्ण हैं उसमें पहला है ब्लिंगडन द्वीप और दूसरा है कैटल द्वीप। ब्लिंगडन द्वीप कहां पे, कोच्चि के समीप में है और इसका निर्माण अभी नहीं किया गया था, इसका निर्माण 1933 में ही कर लिया गया था अर्थात आजादी से पहले। और इसका जो नामकरण किया गया है तत्कालीन ब्रिटिश जो वायसराय थे लॉर्ड विलिंगडन, उनके नाम पर इसका किया गया है।
ये जो विलिंगडन आइलैंड है इसका स्वामित्व है भारतीय नौसेना और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के पास। इसी तरह एक केटल द्वीप है जो ओडिशा का एक गांव हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हीराकुंड बांध बना तो यह क्या है, उसके चारों तरफ का जो एरिया है डूब गया। चूंकि यह थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ पहाड़ी नुमा एक क्षेत्र था केटल द्वीप, जिसको मवेशी द्वीप के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो यह क्या था, वह ऊपर रह गया, इसके कारण यह द्वीप का निर्माण हो गया। अब इस समय क्या हुआ है कि डेनमार्क की संसद ने कहा है कि उसके पास जो क्षेत्र है वह जो है कि कम पड़ रहा है, और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए वह क्या करेगा, ऐसा जो है कि एक आइलैंड बनाएगा जिस पर 35,000 लोगों को रहने का आवास बनाया जा सके। और साथ ही साथ जैसे जैसे सी लेवल ऊपर उठ रहा है उसके वजह से जो डेनमार्क का एरिया है वो क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, उसके कोस्टल एरिया जो डूबते जा रहे हैं। ऐसे में वह कह रहा है कि जो कोपेनहेगन जो बंदरगाह है वो भी डूबेगा और डूबने की संभावना है, इसलिए वह एक आइलैंड का निर्माण करेगा, कृत्रिम द्वीप का निर्माण करेगा, जिससे क्या हो, वहां पर लगभग 35,000 लोगों को बसाया जा सके। और साथ ही साथ जो कोपेनहेगन बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वो जो बढ़ते हुए समुद्र जल स्तर की चुनौती का सामना कर रहा है उसको रोका जा सके। द्वीप का जो नाम होगा लिटन जो है कि लिटन होम नाम होगा, और इस द्वीप को रोड, टनल और मेट्रो के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा। कहां पर होगा, ध्यान दीजिए, कोपेनहेगन बंदरगाह के पास। इसका जो आकार होगा 2.6 वर्ग किलोमीटर होगा, लगभग 400 फुटबॉल मैदान के बराबर का यह क्षेत्र होगा। इसका जो कार्य प्रारंभ होने वाला है वर्ष के अंत में प्रारंभ हो जाएगा, और यह जो द्वीप बनाया जाएगा इसको समुद्र के जो है कि बढ़ते लेवल और उसके साथ ही साथ जो तूफानी समुद्र में जो तूफान आते हैं उससे सिक्योर करने के लिए चारों ओर बांध का निर्माण भी किया जाएगा। तो इस तरह से यह एक ऐसा द्वीप होगा जो न सिर्फ अपने आप में द्वीप होगा बल्कि इसको चारों तरफ से घेरा भी गया होगा। वर्ष 2035 तक इसकी नींव का निर्माण किया जाएगा, और 2070 तक जब इसके पास कई क्षेत्र ऐसे हो चुके होंगे जो डूब चुके होंगे तो उनको बचाने के साथ साथ इस द्वीप का निर्माण भी वह जारी रखेगा, जिससे उस समय तक की अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका यह प्रयोग कर सके। लेकिन पर्यावरण के जो जानकार हैं इसका विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इस निर्माण के खिलाफ वह यूरोपीय न्यायालय में अपील करेंगे। दरअसल है क्या कि अगर आप एक आइलैंड बनाते हैं तो आइलैंड की वजह से जो पूरा जो जलधाराओं की जो डायरेक्शन है, हवा का जो फ्लो है, वहां पर जो मछली है या फिर जिस प्रकार के भी जीव हैं वह प्रभावित होते हैं, और उनके प्रभावित होने का मतलब है कि वहां का जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या होता है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। निर्माण के लिए कहा जा रहा है कि इसमें इतनी ज्यादा मिट्टी, जैसे लगभग 80 मिलियन टन मिट्टी की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। इसकी भरपाई के लिए क्या होगा, कोपेनहेगन से प्रतिदिन लगभग 350 ट्रक क्या होंगे, शहर से गुजरेंगे। तो उनका कहना है एक तो द्वीप का निर्माण का डिसीजन गलत है, दूसरा इसके निर्माण के लिए लगभग 350 जब ट्रक जो है कि शहर से होकर गुजरेंगे तो इससे यातायात की भीड़ बढ़ेगी और प्रदूषण की समस्या आएगी। अब देखिए, ये तो था इस द्वीप के विषय में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक पहला द्वीप है, कई द्वीप पहले से भी हैं। जैसे यहां पर देखा एक लैसो द्वीप है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो घर की जो छत होती है उनका निर्माण किया जाता है शैवाल से। जैसे कि आप अपना जो घर बनाते हैं, छत बनाते हैं, उस पर लिंटर डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत लंबे समय से 17वीं सदी से एक कल्चर है कि घरों का जो छत होता है उसको क्या किया जाता है, उस पर एल्गी की लेयर अर्थात शैवाल, जो समुद्र में मिलती है शैवाल, उसकी लेयर बिछाई जाती है। कैसे बनता है इसको देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक नाव है, जैसा कि यहाँ के लोग करते हैं, कोई नाव है, वो नाव खराब हो गई तो उससे क्या करते हैं ये लोग, उसका जो पूरा हिस्सा है उसका यूज करके, लकड़ी को यूज करके एक लेयर बनाते हैं। जैसे आप लिंटर डालते हैं तो पतली से लेयर बनाते हैं लकड़ी की, और उसके ऊपर शैवाल की लेयर बिछाते चले जाते हैं, मोटी लेयर होती है, और यह एक वहां का काफी महत्वपूर्ण जो है कि विशेषता है। लेकिन हुआ क्या कि ये 17वीं शताब्दी से इस प्रकार के जो घर बन रहे थे उसमें फंगल इन्फेक्शन के केसेस देखे गए, उसके बाद इनके निर्माण को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इनको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको इस रूप में डिजाइन किया जा रहा है जिससे वहां पर फंगल इन्फेक्शन ना हो सके। ऐसे ही एक आइलैंड है फेरो आइलैंड, जो चर्चा में बना रहता है, वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि गर्मियों में यहाँ का जो समुद्र का पानी है लाल हो जाता है। लाल इस वजह से नहीं हो जाता कि क्योंकि यहाँ पर रेड एल्गी आ जाते हैं अर्थात लाल शैवाल दिखाई देते, नहीं। दरअसल होता क्या है कि जो फेरो आइलैंड के जो लोग हैं उनके जीवन का जो मतलब आय का
या फिर जीविका का जो सोर्स है वो है मछली पालन। तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो गर्मियों का जब समय होता है तो यहाँ पर ये वेल का शिकार बहुत ज्यादा करते हैं, एक उत्सव के रूप में आयोजन करते हैं और वेल को क्या किया जाता है, ये समुद्र में लाकर काटा जाता है, जिसके वजह से उनसे इतना ज्यादा ब्लड निकलता है कि वह पानी रेड कलर का हो जाता है। अब थोड़ा सा डेनमार्क के विषय में जान लीजिए। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा जो नगर है कोपेनहेगन है। इसकी सीमा ध्यान रखिएगा केवल जर्मनी से लगती है और उत्तरी सागर और बाल्टी सागर इसे क्या करते हैं, स्वीडन से अलग कर देते हैं। देश का जो अधिकांश भाग है वो समतल है और सबसे ऊंचा जो भाग है वो समुद्र तल से मात्र और मात्र क्या है 170 मीटर ऊंचा है। क्योंकि समुद्र तल से इसका अधिकांश भाग समतल है, इसके कारण जो सागरीय लहरों का प्रभाव है वो बना रहता है, इसलिए इसको आइलैंड की आवश्यकता पड़ रही है। यह जो देश जाना जाता है सबसे शांत और सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में इसकी पहचान है। जो जूटलैंड प्रायद्वीप है, जूटलैंड पेनिनसुला है, वह डेनमार्क की मुख्य भूमि है जिसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या लगभग 405 है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वह समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण को इस रूप में समझिए, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, जैसा कि आपके यहाँ मान लेते हैं नवंबर का जो महीना होता है ऐसा जो क्लाइमेट होता है ऐसा ही क्लाइमेट वहां पर बना रहता है। वो इस वजह से बना रहता है क्योंकि ठंडी में तो वहां पर टेम्परेचर काफी कम हो जाना चाहिए, लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है जो गल्फ से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी कोस्टल एरिया से होते हुए यहाँ पर पहुंचती है और उसके वजह से क्या होता है यहाँ पर ठंडी का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। यहाँ पर वर्ष भर तेज हवा चलती है और यहाँ पर जो वर्षा होती है वर्ष भर होती है। ध्यान दीजिएगा वर्ष भर। यह जो यूरोप के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है तो उसमें यह है। आपको याद हो तो वर्ष भर जो वर्षा की विशेषता है वो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में मिलती है, लेकिन यूरोप का जो यह क्षेत्र है यहां पर भी क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।